हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल स्टेप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन को डिटेल में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल स्टेप क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ मैं पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ या कोई भी अदर पार्टिकल ले सकता हूँ। वो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहे हैं। पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं जीरो पोटेंशियल में, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो है। इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, रास्ते में अचानक से अगर पोटेंशियल बढ़ गया हो या कहीं पे रास्ते में पोटेंशियल बैरियर आ गया हो जिसका पोटेंशियल क्या हो, जीरो ना हो, उसका पोटेंशियल मान लेते हैं चलिए वी नॉट हो, तो क्या होगा, तो चांसेस हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, रास्ते में यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से पोटेंशियल बढ़ जाता है और फिर पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल स्टेप हो गया, बढ़ गया, तो इसको हम पोटेंशियल स्टेप कहते हैं। अब देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी पोटेंशियल से, तो ये क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। इसमें क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का बीम क्या होगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। और अगर एनर्जी पोटेंशियल से कम हो तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इससे टकरा के। तो ये चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो आप जानते हैं कि टकरा के वापस लौट जाना। तो ये सारे फिनोमिना पॉसिबल हैं। अगर तो ये हमारा मान लेते हैं चलिए फर्स्ट रीजन, और ये मान लेते हैं हमारा सेकंड रीजन। तो हम यही देखने वाले हैं यहाँ पे कि जैसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो पोटेंशियल अगर बढ़ता है तो उनके साथ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि ट्रांसमिशन होता है, और रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कितने पार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है तो कितने पार्ट में रिफ्लेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं, कितने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितने ट्रांसमिट हो रहे हैं, अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये आपको क्लियर होगा बेसिक्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और समझिए इसको। हम जानते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं एज अ वेव की तरह मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेव माना है क्योंकि वेव की तरह मूव करते हैं। हमने पढ़ा है मैटर वेव का कॉन्सेप्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में मैटर वेव का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये ऐसा मूव कर रहा है। अगर मान लेते हैं इस एनर्जी इसकी मान लेते हैं ग्रेटर देन वी नॉट है, तो ये ट्रांसमिट कर जाएगा, और ट्रांसमिट करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे पोटेंशियल है कुछ ना कुछ, तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी। और एनर्जी कम होने का सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि वेवलेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे वेवलेंथ कम है, सिंपल सी बात है। तो ये आपको क्लियर है। तो कुछ पार्ट में ट्रांसमिट हो सकता है और कुछ पार्ट में रिफ्लेक्शन हो सकता है। यहाँ पे वेव का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, वो एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। तो यही सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हमारा रीजन 2 है जो कि बैरियर है, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, इसको हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। ये हमारा रीजन 1 है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि रीजन 1 रीजन 2 में क्या क्या होने वाला है। तो ये है इसका बेसिक्स। चलिए अभी फिर मैं बात करूंगा इसके बारे में। आप समझते हैं इसका डेफिनेशन। स्टेप पोटेंशियल इज एन आइडियलाइज सिस्टम यूज्ड मॉडल इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड मैटर वेव। यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ पे एक ये आई जो इंसिडेंट कहेंगे, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट उसको रिफ्लेक्टेड कहेंगे, यहाँ से जो गया उसको ट्रांसमिटेड कहेंगे। तो ये मैटर वेव के बारे में हमें एक्सप्लेन करेगा स्टेप पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वी एक्स जो है वो जीरो है। वी एक्स कितना है, जीरो है। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, यानी एक्स अगर लेस देन जीरो है तो। और अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वी नॉट है, यानी पोटेंशियल राइज हो रहा है। स्टेप पोटेंशियल यही कॉन्सेप्ट है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको इक्वेशन 1 हम कह देंगे। अब चलिए यहाँ पे हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ही हमारे मूव कर रहे हैं, तो लेट द इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनर्जी ई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है और यहाँ से राइट की तरफ आ रहे हैं ऐसे। तो अब हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे, वही मैटर वेव बन जाएगा। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव, वेव की तरह बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन, हमें मालूम है। ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और सडन शिफ्ट महसूस करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे दो रीजन है, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में पोटेंशियल वी नॉट है, फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो जीरो, दो रीजन बन रहे हैं, दोनों रीजन में हम देखेंगे कि कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसा ट्रांसमिशन हो रहा है, यही सब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन देखना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट रीजन के लिए क्या हो जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एच कट स्क्वायर ई माइनस वी होता है। ई माइनस वी यहाँ पे होता है श्रोडिंगर इक्वेशन में, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे वी है जीरो, वी जीरो है तो इसीलिए ई सही हो जाएगा। फर्स्ट रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रीजन वी जीरो है। तो ये फर्स्ट रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। सेकंड रीजन के लिए हो जाएगा ई माइनस वी नॉट, क्योंकि सेकंड रीजन में पोटेंशियल तो है वी नॉट, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन है। अब इस पैटर्न के जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन हमने मान लिया साई वन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई आयोटा, जिसको आप कहते हैं पी वन एक्स बाई एच कट प्लस बी ई टू द पावर माइनस पी वन एक्स बाई एच कट। यहाँ पे भी आई आप लगाना मत भूलिएगा, आई, और यहाँ पे भी आई, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक इसी तरह से इसका साई टू का भी हो जाएगा, इसी पैटर्न का है, तो सी ई टू द पावर आई पी टू एक्स बाई एच कट प्लस डी ई टू द पावर माइनस आई पी टू एक्स बाई एच कट। 4 और 5 इसके सोल्यूशन है सेकंड और थर्ड के। अब यहाँ पे P1 और P2 क्या है, x तो आपको समझ में आ रहा है x, लेकिन P1 और P2 है जो मोमेंटम है, इसके क्या है मोमेंटम। P1 जो है मोमेंटम है फर्स्ट रीजन में, P2 है मोमेंटम सेकंड रीजन में। देखिए यहाँ पे 2me जो है, यहाँ पे 2me को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2me इज इक्वल टू P1 मोमेंटम हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2me माइनस P नॉट को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में P2, ये सेकंड मोमेंटम हो जाएगा हमारा सेकंड रीजन का। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है अंडर रूट 2me होता है, और यहाँ पे एनर्जी है ई माइनस वी नॉट, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, ई माइनस वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो ये है हमारा मोमेंटम, इससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस यही आप समझिए इसके सोल्यूशन ये है सेकंड और थर्ड के श्रोडिंगर इक्वेशन के। अब ये सोल्यूशन तो आपने निकाल लिया, लेकिन ए बी ये सब क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये सब आपको निकालना होगा। तो अभी आप इसको समझिए क्या है इस इक्वेशन का मतलब। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब इसका सोल्यूशन है फर्स्ट रीजन का सोल्यूशन तो यही है ना। अब इसको समझिए आप, देखिए ये हमारा फर्स्ट रीजन, तो फर्स्ट रीजन के सोल्यूशन हमें ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, ये सोल्यूशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ए ई टू द पावर आई पी वन एक्स बाई एच कट, ये है ए ई टू द पावर आई पी वन एक्स बाई एच कट, ये हमें बता रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फर्स्ट रीजन में, मतलब इस तरफ मूव कर रहा है, और जो कि मूव कर रहा है भाई इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने का बता रहा है फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो भाई नेगेटिव में भी मूव करेगा, रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो नेगेटिव में मूव करेगा, तो ये बी ई टू द पावर माइनस आई पी वन एक्स बाई एच कट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करने का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये समझ में आया। अब सेकंड का समझिए, तो सेकंड वाला देखिए क्या है हमारा, ये रीजन है सेकंड रीजन, ये फर्स्ट रीजन का हो गया। सेकंड रीजन में ये वाला जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करने को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये ट्रांसमिशन वेव ये, और ये जो है माइनस वाला हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है, मतलब इस तरफ तो इस तरफ तो कोई चीज़ नहीं मूव कर रही है सेकंड रीजन में इस तरफ कोई चीज़ नहीं मूव कर रही, केवल इसी तरफ मूव कर रही है। तो इसीलिए ये वाला टर्म जो होगा हमारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो, बिकॉज देयर यहाँ पे कोई भी मोशन ऐसा नहीं है कि जो इस तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए साई टू को हम लिख सकते हैं केवल सी ई टू द पावर आई पी टू एक्स बाई एच कट, इसको इक्वेशन 7 हम कह देंगे। ये डी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन से, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, साई स्क्वायर, साई जो होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। वेव फंक्शन जो है हमारा फाइनाइट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डेल साई बाई डेल एक्स और साई जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। डेल साई बाई डेल एक्स और साई जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस, मतलब कहीं गैप नहीं होता है इसके बीच में। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से वेव रुक गया यहाँ पे आ गया, ऐसा थोड़ी ना, कॉन्टिन्यूअस होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और वैसे भी कॉन्टिन्यूअस होता है। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे वेव फंक्शंस पे, तो देखते हैं बाउंड्री कंडीशन से क्या आता है। तो बाउंड्री कंडीशन से अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वेव फंक्शन साई1 है, ये साई2 है, सॉरी यहाँ पे साई1 और साई2 जो होगा वो बाउंड्री कंडीशन पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तो इसीलिए बाउंड्री कंडीशन पे दोनों वेव फंक्शन इक्वल होंगे। क्लियर है। एट x इज इक्वल टू 0, बाउंड्री तो यही है ना हमारी, x इज इक्वल टू 0, और डी साई बाई डी एक्स जो कॉन्टिन्यूअस है, उससे क्या हमें पता चलता है कि डी साई वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साई टू अपॉन डी एक्स, मतलब डी साई वन बाई डी एक्स लेंगे या डी साई टू बाई डी एक्स लेंगे, इस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो ये इक्वल होंगे। तो बहुत ही सिंपल है बाउंड्री कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलता है, तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी बराबर सी मिलेगा। कैसे, इसको समझते हैं। चलिए a प्लस बी इज इक्वल टू सी हमें कैसे मिला, तो देखिए बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट हम अप्लाई करें सबसे पहले, साई वन बराबर साई टू, यानी कि ये वाला टर्म के बराबर होगा। कैसे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए a ई टू द पावर आई पी वन एक्स बाई एच कट, ध्यान से समझिए, प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई पी वन एक्स बाई एच कट इज इक्वल टू सी ई टू द पावर आई पी टू एक्स बाई एच कट। अब हमें बाउंड्री पे देखना है, मतलब कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए हर तरफ, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर c। तो यहाँ पे जब हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन साई वन इज इक्वल टू साई टू अप्लाई किया, दिस एंड दिस, तो हमें क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, इसको अप्लाई करने पे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पे क्या होता है, तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमें पहले डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा इन दोनों को, तभी तो इक्वल करेंगे। तो उसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट है हमारा ये, इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, करके दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे डेल साई वन अपॉन डेल एक्स, देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए ए ई टू द पावर आई पी वन, ए तो कॉन्स्टेंट ही है, तो यहाँ पे ये ई टू द पावर इसका होगा, तो यहाँ पे आई पी बाई एच कट फिर से आ जाएगा कांस्टेंट,
और प्लस यहाँ पे माइनस आई पी बाई एच कट, आगे आ जाएगा इसका कांस्टेंट, और यहाँ पे बी ई टू द पावर आई माइनस आई पी एक्स बाई एच कट ये। अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, आई पी बाई एच कट कॉमन ले लेंगे, आई पी बाई एच कट दोनों में कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ए ई टू द पावर आई पी वन एक्स बाई एच कट एंड प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई पी वन एक्स बाई एच कट, ये मिल जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है भाई, डी साई वन अपॉन डी एक्स ये हमारा आ गया। सॉरी यहाँ पे आपका माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस देखना है ना, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये सिंपली आपका आ गया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन अभी हमने नहीं अप्लाई किया, केवल डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को। तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, आप जानते होंगे ऑलरेडी। इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं 7 को डिफरेंशिएट कर मतलब डेल साई टू अपॉन डेल एक्स, तो इसको करेंगे तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ये दोनों डिफरेंशिएट हो गए। अब हम बाउंड्री कंडीशन ये वाला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू दिस। जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा पी टू सी इज इक्वल टू पी वन ए माइनस बी, पी टू सी इज इक्वल टू पी वन ए माइनस बी। कैसे मिला, बहुत ही सिंपल है भैया, आपको करना क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख लेना है, क्या रख लेना है 0, और यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करना है, फिर उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ डेल साई वन अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे देखिए आई पी वन बाई एच कट, और यहाँ पे a माइनस बी मैं लिख देता हूँ सिंपल, क्यों, क्योंकि भैया ये तो 1 के इक्वल हो गया ना, ये भी 1 के इक्वल हो गया, क्योंकि x यहाँ पे 0 रखेंगे, आप बाउंड्री कंडीशन पे तो 0 रखना पड़ेगा ना। और आई पी टू बाई एच कट, और यहाँ पे मैं c लिख दूंगा, बाकी ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। अब देखिए P1 बराबर P2 होगा x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, P1 बराबर P2, तो ये भी टर्म पूरा हमारा हट जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे P1 बराबर P2 नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे दोनों अलग अलग रीजन के लिए ले रहे हैं। कहाँ गया मेरा फिगर, ये हम अलग अलग रीजन के लिए ले रहे हैं, तो इसीलिए P1 इज इक्वल टू P2 यहाँ पे हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा जो होगा बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई जो होगा, तो यहाँ पे आई बाई एच कट ही कटेगा, आई बाई एच कट कटेगा, P1 ए माइनस बी इज इक्वल टू P2 सी। ध्यान से समझिएगा, बस यही चीज़ तो आपको लाना था, P1 ए माइनस बी इज इक्वल टू P2। तो ये हमारा सेकंड बाउंड्री कंडीशन, जिसको हमें सॉल्व करके 9 और 10 को सॉल्व करके हमारा ये आया है। बस आपको यही समझाना था, सेकंड बाउंड्री कंडीशन से ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से आया है, ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन से। अब आगे देखते हैं जल्दी से। देखिए अब हम 8 और 11 को सॉल्व करते हैं तो हमें b की वैल्यू और c की वैल्यू मिलती है। 8 और 11 को दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करते हैं तो ये हमें b की वैल्यू मिलती है। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे केवल c की जगह पे क्या रख देना है, a प्लस बी रखेंगे तभी आपका ये आएगा। और यहाँ पे एक बार आप क्या करेंगे, a माइनस बी की जगह पे, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, तो किसी तरह से यहाँ पे आपको b हटाना है, तो b हटाने के लिए आप क्या करेंगे, c माइनस ए रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन ही करना है बस। तो 8 और 11 को सॉल्व करने पे हमें b की वैल्यू ये आ जाएगी, c की वैल्यू ये आ जाएगी, जो कि बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अब b और c है क्या चीज़, तो b और c जो है वो आपके वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, वो क्या है एम्पलीट्यूड। वेव इक्वेशन लिखते तो आगे जो होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, तो इसको हमें जानना जरूरी था। where B and C represent the amplitude of reflected and transmitted beams respectively। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्योंकि ये मैं फिगर आपको दिखाता हूँ, फिगर देखिए ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, और ये C जो है हमारा पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है मतलब ये ट्रांसमिटेड होगा, ये चीज़ है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, B और C रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव के टर्म में, मतलब कि ए के टर्म में कर रहा है, मतलब इंसिडेंट ये, तो इसके टर्म में कर रहा है, ठीक है। अब हम दो चीज़ें डिफाइन करेंगे जिसको आगे हमें काम आएगा, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस। क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेंस ये होता है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा वेव मूव कर रहा है इस तरफ, वेव इस तरफ जा रहा है, तो कितने % इलेक्ट्रॉन या कितना फ्रैक्शन इस तरफ मूव कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसको हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं। तो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट, मतलब कितना रिफ्लेक्ट हुआ है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, मतलब टोटल जो हमारा इंसिडेंट करंट है और मैग्नीट्यूड ऑफ कितना रिफ्लेक्ट हुआ उसको हम लिखेंगे। तो ये है रिफ्लेक्टेंस। फिर ट्रांसमिटेंस मतलब कितना पास हो गया है, तो उसमें हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। यहाँ पे आप याद रखिएगा इंसिडेंट करंट हमेशा नीचे रहेगा और जिसका हमें निकालना रहता है वो ऊपर रहता है। ट्रांसमिटेंस निकालना है तो ट्रांसमिटेड करंट ऊपर रहेगा, और रिफ्लेक्टेंस निकालना है तो रिफ्लेक्टेड करंट ऊपर रहेगा। ये हमारे इक्वेशंस है। तो आई होप रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए डिस्कस करते हैं, फिर हमें और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए
अब हम देखिए दो केस हमारे बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसकी एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल से ग्रेटर देन हो सकती है, पहला केस, व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, इससे ग्रेटर देन हो सकती है। और दूसरा केस मैंने आपको बताया कि ई लेस देन वी नॉट हो सकता है। तो पहले केस को देखते हैं चलिए। तो पहला केस के लिए हम दोनों रीजन का सॉल्व करेंगे कि पहला केस जब ई ग्रेटर देन वी नॉट हो तो फर्स्ट रीजन में क्या हो रहा है, सेकंड रीजन में क्या क्या हो रहा है। अब भैया ग्रेटर देन होगा तो ट्रांसमिटेंस तो होगा ही होगा। अब चलिए देखते हैं इसको। व्हेन ई ग्रेटर देन वी नॉट तो मोमेंटम हमारा 2m ई माइनस वी नॉट होगा। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पहले सॉल्व करने के बाद। ये देखिए, ये सेकेंड रीजन के लिए ई माइनस वी नॉट। फिर उसके बाद फर्स्ट रीजन में यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने लिख दिया है ई ग्रेटर देन वी नॉट, केस फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन के लिए क्या होता है, फर्स्ट रीजन के लिए सोल्यूशन ये होता है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट गेट लेंगे। क्यों ले रहे हैं ऐसा, ऐसा इस ले रहे हैं क्योंकि हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मतलब नेट फ्लो, नेट फ्लो कितना हो रहा है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होता है इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये होता है, देखिए साई स्टार और डेल साई हमें निकालना होगा। तो इसीलिए साई वन हमने लिख दिया, साई वन स्टार लिख दिया। ये अभी फर्स्ट रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे, फिर सेकंड रीजन के लिए निकालेंगे। आपको पता है ऑलरेडी दो रीजन है, तो दोनों रीजन के लिए हम निकालेंगे फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में हम दोनों रीजन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे कि कितना प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, कितना फ्लो है। तो ये है हमारा साई वन फर्स्ट रीजन के लिए सोल्यूशन, और साई वन स्टार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हमें क्या करते हैं, आई की जगह पे माइनस आई रख देते हैं बस, और माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया है। अब डेल साई वन बाई डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल साई वन बाई डेल एक्स मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, और ये डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आई पी वन बाई एच कट, दोनों में से दोनों का कॉन्स्टेंट हम कॉमन ले लेंगे, और ये डिफरेंशिएशन इस तरीके से पूरा आया। फिर डेल साई वन स्टार अपॉन डेल एक्स का निकालेंगे, तो यहाँ पे माइनस का आई पी वन बाई एच कट हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का बी हो जाएगा। तो ये हमारा इन दोनों का डिफरेंशिएशन है। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये होता है फॉर्मूला, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ड्राइव भी कर चुके हैं। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर जे इन फर्स्ट रीजन बिकम्स, फर्स्ट रीजन के लिए जे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम जानते हैं केवल वन डायमेंशन है, एक्स है। तो ये जो हमारा ये जो डेल है ये क्या है, ग्रेडियंट ही तो है। डेल साई का मतलब क्या है, ग्रेडियंट ही तो है। तो यहाँ पे केवल हम एक ही एक्सिस के लिए लेंगे, डेल साई बाई डेल एक्स, तीन एक्सिस नहीं, यहाँ पे डेल साई बाई डेल एक्स ही लेंगे। तो यहाँ पे डेल साई वन बाई डेल एक्स हो जाएगा फर्स्ट रीजन के लिए, डेल साई स्टार का डेल साई वन अपॉन डेल एक्स, डेल साई वन स्टार अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब क्या करना है, यही हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साई वन स्टार की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, डेल साई वन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, मतलब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। साई वन की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, डेल साई वन अपॉन डेल एक्स यहाँ पे स्टार है इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं पुट, देखते हैं क्या आता है। तो सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए एच कट बाई 2m इसका हमने लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया। साई वन की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है, ये हमने रखा है यहाँ से देख के। ये देखिए साई वन की वैल्यू ई टू द पावर माइनस आई, सॉरी यहाँ पे साई वन की वैल्यू नहीं बल्कि साई स्टार की वैल्यू हम पहले रखेंगे, साई वन स्टार की वैल्यू। तो ये साई वन स्टार की वैल्यू को हम यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, सिंपली ये हमने उठा के यहाँ पे रख दिया इनटू। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, अब हम रखेंगे डेल साई वन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, मतलब जो डिफरेंशिएट किया था वो, क्योंकि हम फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, बस अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला हम रख रहे हैं। तो डेल साई वन अपॉन डेल एक्स मतलब आई पी वन बाई एच कट, यानी ये वैल्यूज को हमें यहाँ पे रखना है, जिसको मैंने पिंक कलर से लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में माइनस लगाएंगे हम लोग, और हम लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे, इस बार साई वन की वैल्यू लिखेंगे। फिर डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लिखेंगे, डेल साई वन स्टार अपॉन डेल एक्स। तो साई वन की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, और डेल साई वन स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से देख के पुट कर दिया इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, साई वन डेल साई वन अपॉन डेल स्टार। तो ये हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप आई पी वन बाई एच कट, आई पी वन बाई एच कट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों का एच कट से ये एच कट कैंसिल हो जाएगा, दोनों मतलब कॉमन होंगे। यहाँ पे आप बाहर लेंगे तो एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल पी वन बच जाएगा, और यहाँ पे टू भी कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो टू आई भी कैंसिल हो जाएगा, और आई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जे एक्स वन जो सॉल्व करने पर आएगा वो क्या आ जाएगा, पी वन ए स्टार, मतलब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए स्टार मिलेगा और माइनस बी स्टार भी मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं, इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई टू द पावर आई पी वन एक्स है और माइनस आई पी वन एक्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो बचेगा, जीरो मतलब वन, तो ए स्टार बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बी और बी स्टार को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे देख सकते हैं बी और बी स्टार, तो यहाँ पे बी स्टार आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे आई पी वन एक्स बाई एच कट है, यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा पावर, और वन बचेगा, तो इसीलिए ये आ जाएगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, और कुछ टर्म कैंसिल भी होंगे। तो ये आपका फर्स्ट रीजन का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आ गया। इसको हम लोग ए स्टार को लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर, बी स्टार बी को हम लिख सकते हैं मॉड बी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया है। अब ए और बी आप जानते हैं क्या है, एम्पलीट्यूड है हमारे फर्स्ट सोल्यूशन का। तो प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ इंसिडेंट बीम, ये इंसिडेंट बीम का है ए, तो ये ए का जो हमारा प्रोबेबिलिटी करंट आ जाएगा ए स्क्वायर पी वन बाई एम, क्योंकि इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे।
और बी जो हमारा रिफ्लेक्टेड बीम का है वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर P1/m, ये इससे। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी करंट आ गया इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम, दोनों की जरूरत हमें पड़ती है रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस निकालने के लिए। तो ये हमने निकाल लिया दोनों। आप सेकंड रीजन के लिए निकालते हैं, अभी आपको पूरा क्लियर होगा, ध्यान से समझिए पहले सेकंड रीजन का। तो सेकंड रीजन ये है हमारा, इसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगी, तो इसका सोल्यूशन पहले लिखेंगे, फिर इसका हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, डिफरेंशिएट हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर प्रोबेबिलिटी करंट का फॉर्मूला लिख दीजिए और इसमें वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपली साई2 स्टार की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, देख सकते हैं ऊपर से आप ये। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डेल साई2 अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले में दिया है साई2 की वैल्यू को रखेंगे, डेल साई2 अपॉन डेल साई2 स्टार अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा P2/2m, पूरे को सॉल्व करने पे क्योंकि ये कुछ कैंसिल भी होगा, CC स्टार प्लस CC स्टार, इसको हम ऐड करेंगे 2CC स्टार हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ये मॉड C स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, और P2/m। ये हमारा आ गया सेकंड रीजन का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो इन सेकंड रीजन देयर इज ओनली ट्रांसमिटेड वेव, केवल देखिए सी है तो सी मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसमिटेड वेव को ही तो रिप्रेजेंट करता है। डी वाला टर्म कहाँ है, डी वाला टर्म नहीं है, डी वाला टर्म आपका नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि केवल ट्रांसमिटेड वेव ही है ये सेकंड रीजन में। तो सेकंड रीजन में ओनली ट्रांसमिटेड वेव ही आपको मिलेगा। नाउ वी कैन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस इन दिस केस। तो इस केस में यानी E ग्रेटर देन V0 में हम लोग रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस दोनों को निकाल सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी दोनों की, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है। तो चलिए निकालते हैं अब। तो R इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट क्या है, आप लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट क्या है, अभी आपने निकाला है, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट, ये बी स्क्वायर P1/m। ये तो यहाँ पे आप ऊपर रखिए। इंसिडेंट का क्या है, इंसिडेंट का है A स्क्वायर P1/m, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे P1/m कैंसिल हो जाएगा, सिंपली B स्क्वायर/A स्क्वायर बचेगा। अब आपको क्या करना है कि बी स्क्वायर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होकर आर आ जाएगा। अब कैसे पुट करेंगे, कहाँ से देख के पुट करना है, ये मैंने निकाली थी सबसे पहले इक्वेशन 12 और 13 से। तो यहाँ से आपको देख के पुट करना है बी की वैल्यू। देखिए P1 - P2/P1 + P2 स्क्वायर करेंगे क्योंकि बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और सिंपली ये आपका रिफ्लेक्टेंस आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्टेंस आ चुका है। अब ट्रांसमिटेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट है C स्क्वायर P2/m, कैसे है ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखिए। फिर इंसिडेंट का तो आपको मालूम है A स्क्वायर P1/m है, ये है। तो अब C स्क्वायर बाई A स्क्वायर और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो P2/P1 ये हम लिख सकते हैं। अब C स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऑलरेडी हम इक्वेशन 13 से लिख सकते हैं। तो C की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, C स्क्वायर की वैल्यू को, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और A का स्क्वायर हो जाएगा इधर, अपॉन में A स्क्वायर है, P2/P1 को मैंने इधर लिख दिया। इसका स्क्वायर करेंगे आप 2p स्क्वायर का, 2p1 का हो जाएगा 4p1 का स्क्वायर, लेकिन एक p1 से एक p1 कैंसिल हो जाएगा तो 4p1 ही केवल बचेगा और p2 यहाँ से बचेगा, और यहाँ पे p1 + p2 का होल स्क्वायर, बाकी ये सब तो कैंसिल हो चुका है। ये क्वेश्चन 27 है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिशन जो होता है 1 के इक्वल होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, किसी भी आप प्रॉब्लम में चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिशन हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यही स्टेप पोटेंशियल में आपसे पूछा जा सकता है, रिफ्लेक्टेंस निकालिए, ट्रांसमिटेंस निकालिए, इसको डिराइव करिए। तो ये है रिफ्लेक्टेंस और ये है ट्रांसमिटेंस, दोनों को आप ऐड करिए 1 के इक्वल आएगा। ये है हमारा फर्स्ट केस कि जब E ग्रेटर देन V0 होता है। सिमिलरली आप सेकंड केस के लिए सॉल्व कर सकते हैं व्हेन E इज लेस देन V0। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी, ये डेरिवेशन आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो में अंतर रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।